नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत एक अहम जानकारी के साथ करेंगे। योगी सरकार ने विधायक निधि को बहाल कर दिया है। विकास के लिए मिलेंगे 3-3 करोड़ रुपए। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बात की घोषणा की है। कोरोना काल में जिस तरह से विधायक निधि बंद हो गई थी, फिर अब दोबारा से योगी सरकार ने विधायक निधि को बहाल कर दिया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से इस बात की घोषणा की गई थी, जहां पर उन्होंने कहा है कि अब दोबारा से विधायक निधि को बहाल कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते विधायक निधि को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से इसकी शुरुआत कर दी गई है और इसकी शुरुआत के अंतर्गत अब विकास के लिए 3-3 करोड़ रुपए जो है वो विधायकों को दिए जाएंगे, जिसके तहत वो अपने क्षेत्रों के विकास कार्य को आगे बढ़ा सके और साथ ही जनता की मदद कर सके। तो आपको बता दें कि कोरोना काल में जिस तरह से विधायक निधि बंद कर दी गई थी, लेकिन अब योगी सरकार की तरफ से विधायक निधि को बहाल कर दिया गया है। तो जिस तरह से ये जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे, जहां पर अब जनता को दोबारा से सुविधाएं उनके क्षेत्र के विधायक उन तक पहुंचा सकेंगे। अगर स्वास्थ्य से संबंधित भी अब जो सुविधाएं हैं वो अब जनता को मिल सकेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, जिस तरह से कोरोना काल में विधायक निधि को बंद कर दिया गया था, अब दोबारा से इसको बहाल कर दिया गया है। देखिए कीर्ति, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में करीब करीब 1 साल हो गया था और जो विधायक निधि की धनराशि थी उसको ब्लॉक कर दिया गया था, उस पर रोक लगी हुई थी जी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति के बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना है, उन्होंने इसका ऐलान किया है। अब सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए 3-3 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी जी। इतना ही नहीं, वो उस राशि का अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के साथ ही जनता पीड़ित, अगर कोई पीड़ित जनता है या किसी आपदा से त्रस्त जनता है, तो उसकी मदद में भी वो 25 लाख रुपए तक की धनराशि को खर्च कर सकेंगे। कीर्ति, अब चुनावी साल है और 1 साल ही बचा है चुनाव में। ऐसे में मजबूरी थी सरकार की कि विधायक निधि को खर्च करने की अनुमति प्रदान करना अपने विधायकों को, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा विधायक हैं, करीब 300 से ज्यादा विधायक हैं बीजेपी के जी। ऐसे में अगर अभी वो निधि अपनी खर्च नहीं कर पाते हैं तो उनके क्षेत्रों में जो विकास कार्य है वो पूरा नहीं हो पाता। अगर बात की जाए विधायक निधि को बंद करने की, तो कोरोना काल में किस वजह से इस निधि को बंद किया गया था? क्योंकि अगर इस निधि को तब भी जारी रखा जाता तो जो जनता थी, क्योंकि कोरोना काल में तो सबसे ज्यादा जरूरत थी जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, तो क्यों इस निधि को बंद कर दिया गया था? देखिए कीर्ति, कोरोना संक्रमण काल में जब सारी चीजें बंद हो चुकी थी, सरकारी विभागों से लेकर जो तमाम फैक्ट्रियां और व्यवसायिक गतिविधियां हैं प्रदेश की, वो सारी बंद हो गई थी। ऐसी स्थिति में राजस्व मिलना भी सरकार को बंद हो गया था। तो मजबूरी थी सरकार की कि जो खर्च है उस पर अंकुश लगाए, खर्च को रोके। और ये एक लंबी मद थी जिसमें बड़े पैमाने पर पैसा खर्च होता है सरकारी खजाने से, इसलिए 1 साल के लिए ब्लॉक किया गया था। अब जैसे जैसे आर्थिक गतिविधियां प्रदेश में फिर से शुरू हुई तो सरकार ने इसकी दोबारा अनुमति दी है। और सियासी रूप से भी अगर देखें तो ये उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के लिए, योगी सरकार के लिए मजबूरी थी कि अब वो विधायक निधि जो ब्लॉक है उसको खत्म करें और विधायक निधि खर्च करने की अनुमति दें, क्योंकि समय कम है और उन्हें अपनी चुनावी तैयारियां भी करनी है, क्षेत्र में विधायकों को जवाब भी देना है जनता को। तो लिहाजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनहित में एक अच्छा फैसला किया है जी। फिलहाल अनूप, जिस तरह से अब चुनाव नजदीक है तो ये माना जा रहा है कि अब जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं जो है वो सरकार पहुंचाना चाहती है और उसी के तहत अब विधायक निधि जो है उसको दोबारा से बहाल सरकार की तरफ से कर दिया गया है। तो लगातार हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी हम तक जानकारी पहुंचा रहे, तो जहां पर यह माना जा रहा है कि योगी सरकार ने जिस तरह से विधायक निधि को बंद कर दिया था कोरोना काल में जिस तरह से, लेकिन अब इस निधि को, विधायक निधि को दोबारा से बहाल कर दिया गया है ताकि स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं अब जनता को पहुंचा सके। इस वक्त एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां पर बरेली में 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। मारपीट के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर समारोह में डीजे बजाने को लेकर यह विवाद हुआ था। बवाल के बाद भारी पुलिस बल जो है वो मौके पर तैनात कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की बरेली से, जहां 2 पक्षों में जमकर पथराव और लाठी डंडे चले हैं और साथ ही मारपीट के दौरान ये बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो घायल हो गए।
आपको बता दें कि समारोह में डीजे बजाने को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ था और इसके बाद बवाल के बाद जिस तरह से भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर बरेली की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं और ये पूरा विवाद इस बात से छिड़ा क्योंकि डीजे बजाने को लेकर के एक विवाद हुआ था, जिसके बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े। दीपक, जिस तरह से दो पक्षों में विवाद हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला था डीजे को लेकर के, उसके बारे में अपडेट दीजिएगा। जी प्रीति जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि बरेली के थाना इज्जत नगर के कंजादासपुर में आज जमकर बवाल हुआ। डीजे पर नाचते लोग छेड़खानी के चक्कर में आपस में भिड़ गए और गाली गलौज से शुरू हुआ बात और पथराव और फायरिंग तक जा पहुंची। दरअसल कंजादासपुर में एक ही परिवार में शादी समारोह की पार्टी चल रही थी और उस समारोह में लगे डीजे पर लोग नाच गा रहे थे कि दो गुट आपस में भिड़ गए। देखते देखते डीजे से उपजा बवाल पूरे गांव में फैल गया। दो गुटों में जमकर पथराव हुआ, लाठी डंडे चले। इतना ही नहीं, लोगों के मुताबिक दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई है। लोगों का गिरफ्तार किया गया है। करीब 2 दर्जन से अधिक लोग के खिलाफ जो है वो मुकदमा कायम किया गया है। मुताबिक किसी भी बवाली को, मतलब पुलिस ने ये कहा है कि किसी भी बवाली को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से अधिक लोग जो हैं वो घायल भी हो गए, तो क्या घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और क्या कुछ कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है? जी बिल्कुल, बता दें एसएसपी रोहित सिंह सजवाल जो थे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहां पर गए और उन्होंने जो है वो घायलों को देखा, उनसे बातचीत की और उनके सारे हाल जाने और ये भी कहा है कि किसी भी बवाली को बख्शा नहीं जाएगा। जी, तो जिस तरह से पूरा मामला ये बरेली से सामने आया है, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। वहीं लखनऊ पुलिस का एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है। वीडियो लखनऊ के बीकेटी थाने का है, जहां एक बुजुर्ग महिला अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंची थी। इस दौरान बुजुर्ग महिला जमीन पर बैठकर न्याय की गुहार लगा रही थी और पुलिसकर्मी पैर पर पैर रखकर कुर्सी पर बैठे थे। महिला को इस तरह थाने में जमीन पर बैठे आधे घंटे से ऊपर का समय हो गया, लेकिन पुलिस ने बुजुर्ग महिला को कुर्सी पर बिठाना मुनासिब नहीं समझा। वहीं पुलिस की इस शर्मनाक करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल कुछ लोगों ने बुजुर्ग महिला की जमीन का एग्रीमेंट करवाया था, लेकिन एग्रीमेंट का समय पूरा हो जाने के बावजूद भी लोग बुजुर्ग महिला को पैसे नहीं दे रहे थे, जिसकी शिकायत महिला ने 6 दिन पहले थाने में की थी, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद महिला दोबारा फरियाद लेकर थाने में पहुंची थी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अली मोहम्मद हमारे साथ जुड़ रहे। अली, जिस तरह से महिला थाने में न्याय की गुहार लगाने पहुंची थी, क्या जिस तरह से ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पहले तो पुलिस वालों की जो ये करतूत है इसको लेकर के क्या किसी अधिकारी की तरफ से कुछ कहा गया है? बिल्कुल कीर्ति, बता दें, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है और आज एक बख्शी तालाब थाने का सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल होता है उसके बाद पुलिस के ऊपर तमाम तरीके के सवाली निशान खड़े हो जाते हैं। बताया ये जा रहा है कि बख्शी तालाब थाने में एक बुजुर्ग महिला पहुंचती है जो अपनी जमीन के लिए जाती है और उसका एग्रीमेंट 6 महीने के किया जाता है, लेकिन जो दबंग होते हैं वो लगभग 1 साल से का एग्रीमेंट जबरदस्ती करवा लेते हैं, जिसकी शिकायत वो महिला थाने पे कई बार कर चुकी है, लेकिन पुलिस की मिलीभगत के चलते उसे न्याय नहीं मिला। अब जब वो कल थाने महिला पहुंचती है उसके बाद ये बताया जाता है कि आप दूसरे दिन आइएगा, दूसरी पार्टी को बुलाया जाएगा, फिर आपका समझौता किया जाएगा। उसके बाद जब महिला दूसरे दिन फिर पहुंचती है तो साहब कुर्सी के ऊपर पैर पर पैर रख के बैठे रहते हैं और बुजुर्ग महिला को जमीन में बैठा देते हैं। काफी देर तक जमीन में बैठने के बाद किसी ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पूरे मामले में पुलिस की किरकिरी और आला अधिकारियों ने पूरे मामले को संज्ञान लिया, जिसके बाद जांच के आदेश दिए हैं। एसपी ग्रामीण हरदेश का साफ तौर पे कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और इसमें जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, फिलहाल अली मोहम्मद तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर जिक्र करेंगे। पीलीभीत में नेपाल पुलिस की गोली से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। भारत नेपाल सीमा पर पहले नेपाल पुलिस से उस व्यक्ति की झड़प हुई थी। इसके बाद फायरिंग में गोली लगने की वजह से वो घायल हो गया। बाद में इलाज के दौरान पीलीभीत के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 26 वर्षीय गोविंदा के रूप में की गई है, जो अपने दोस्तों पप्पू सिंह और गुरमीत सिंह के साथ नेपाल गया था। जानकारी एसएसबी के माध्यम से प्राप्त हुई है कि
3 व्यक्ति जो भारतीय नागरिक वहां नेपाल में गए थे। नेपाल पुलिस से किसी बात पर कन्फ्रंटेशन हो गया, जिस पर नेपाल पुलिस की गोली से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जो वहां हॉस्पिटल में है नेपाल में, और एक व्यक्ति इस साइड आ गए हैं और एक व्यक्ति का भी पता नहीं चल पाया है। हम लोग जो इस साइड आए हैं उनको ढूंढ करके उनसे पूछताछ करने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पर एसडीएम, सीओ और थाना प्रभारी मौजूद हैं। फिलहाल वहां बॉर्डर पर कोई शांति व्यवस्था की इस तरह की तत्काल कोई ऐसी समस्या नहीं। आजम खान के परिवार की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। जहां एक सपा सांसद आजम खान पिछले 1 साल से सीतापुर की जेल में बंद है, वहीं अब आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम कानून के शिकंजे में आ गए हैं। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ स्वार कोतवाली में 2017 के विधानसभा चुनाव के नामांकन में झूठा शपथ पत्र देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। ये रिपोर्ट प्रभारी राजस्व निरीक्षक सोमपाल सिंह ने दर्ज कराई है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 2017 विधानसभा के चुनाव के संबंध में पारित आदेश के क्रम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आदेश पारित किया गया था। उसके अनुक्रम में चीफ इलेक्शन ऑफिसर उत्तर प्रदेश कार्यालय द्वारा एक पत्राचार हुआ, जिसमें 2017 के चुनाव में अब्दुल्ला आजम जी के द्वारा जन्म के संबंध में गलत एफिडेविट दिए जाने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 125 का उल्लंघन किया गया पाया गया। इसी के क्रम में ये कार्रवाई करने के लिए पत्र प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में शामिल साध्वी गीता प्रधान ने पूर्व मुख्यमंत्री और एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हाथरस कांड का दोषी करार देते हुए जोरदार हमला बोला। साध्वी ने सीधे तौर पर कहा कि हाथरस की बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले एसपी के गुंडे हैं। उनके पिता की हत्या भी उन्होंने ही करवाई है। अपने कार्यकर्ताओं को घिरते हुए देख अखिलेश यादव बौखला उठे और क्या कुछ कहा वो आपको दिखाते हैं। वहीं बरेली में एक सपा नेता की कार से कुचलकर 1.5 साल के एक मासूम की मौत हो गई। घटना के बाद चालक ने मासूम को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, मगर डॉक्टरों ने उसे देखते हुए मृत घोषित कर दिया। इसके बाद चालक कार खड़ी करके भाग गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है और कार को कब्जे में ले लिया है। ये हमारा देवता है। कितने साल का था? 1.5 साल। क्या हुआ बच्चे को, आपको क्या सूचना मिली? मैं को जब सूचना मिली, मेरे बेटे ने फ़ोन करा था ऑफिस में, बोले पापा क्या नाम चीकू जो है ख़त्म हो गया है। कि फिर मैंने उससे पूछा कैसे, बोले क्या नाम वो बाहर खड़ा हुआ था तो कार से उसका एक्सीडेंट हुआ। किसकी गाड़ी बताई जा रही है? वो नेता की बताई जा रही है। कौन से नेता की गाड़ी है? ये सपा का मतलब। थाना बारादरी क्षेत्र में आज राकेश मिश्रा की बेटी का एक स्कॉर्पियो से टक्कर लग गई। टक्कर के बाद तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके अन्य समस्त नियमानुसार विधिक कार्रवाई। फतेहपुर में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के आवासीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इसके बाद नगर क्षेत्र अस्ती में अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार से निर्मित होने वाले सद्भाव मंडप का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। साध्वी निरंजन ज्योति ने आवासीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है। ऐसे प्रत्येक हुनर को ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से निखारने का काम किया जा रहा है। एक केंद्र का उद्घाटन मैं कर रही हूं और आग्रह भी करती हूं यहाँ के बच्चों से कि आएँ और इसमें ट्रेनिंग लें और रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने लायक बने। और जब व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है। जैसे मिट्टी में क्षमता है कि घड़ा भी बनेगी, सुराही भी बनेगी, कुछ भी बनेगा, लेकिन जब अच्छी कारीगर के हाथ लग जाता है तो घड़े में, मिट्टी में ही घड़ा बन जाता है, सुराही भी बन जाती है। ऐसे ही प्रत्येक युवा के अंदर, युवती के अंदर। बाराबंकी जिले में कावड़ यात्री मामूली बात पर आपस में ही भिड़ गए और एक कावड़ यात्री ने अपने साथियों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे विपिन कुमार नाम के एक कावड़िए की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
हालांकि पुलिस ने हमले के आरोपी कांवड़ यात्री को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि हरदोई से चला शिव भक्तों का एक जत्था जलाभिषेक करने जा रहा था। ये एक जत्था थाना मसौली इलाके में आपस में मामूली कहासुनी को लेकर भिड़ गया। वहीं देवरिया जिले में पति के मंगलसूत्र न खरीदने से नाराज एक विवाहिता ने अपने 3 बेटों के साथ जहर खा लिया। घटना में मां और एक बेटे की मौत हो गई है, जबकि 2 बेटों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक मई में मृतका के देवर की शादी तय हुई थी। शादी के लिए गहनों की खरीदारी हो रही थी और मृतका भी अपने लिए मंगलसूत्र समेत कुछ जेवर खरीदना चाह रही थी। देर रात हुई इस घटना के बाद घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल रुक रहे अपना उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लिस्ट जारी करते हुए नजर आ रही है। उम्मीदवारों की क्या कुछ कह रही है आपको सुनवाते हैं। सब अपन ভালো ভালো ক্যান্ডিডেট বলো। এইরকম যেমন অনেক ডাক্তার আছে, বালিতে আমার ডাক্তার রানা বাবু দাঁড়াচ্ছেন, যেমন আমার প্রচুর ডাক্তার ক্যান্ডিডেট আছে। প্রচুর ডাক্তার আপনার প্রফেসর থেকে শুরু করে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে তারা সকলেই আমাদের সমর্থনও করছে এবং আমি খুব গ্রেটফুল। নো ভোট টু বিজেপি যারা করছেন তাদেরও আমি আমার অনেক থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি। এবং মতুয়া ঠাকুরবাড়ি থেকে শুরু করে রাজবংশী থেকে শুরু করে বুদ্ধিস্ট থেকে শুরু করে তামাং থেকে শুরু করে দার্জিলিং কালিম্পং কার্শিয়াং পাহাড় থেকে শুরু করে আমার একেবারে শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব বাউরি বাগদি দাস কুম্ভকার মাহাতো থেকে শুরু করে জেনারেল কাস্ট থেকে শুরু করে সবাই মোট কথা প্রত্যেকে সাঁওতাল প্রত্যেকে মানে সমস্ত মনোজ তিওয়ারি আছে প্লেয়ার বেঙ্গল ক্যাডারের আমাদের বেঙ্গল প্রেসিডেন্ট বিবেক গুপ্ত আছে, মনোজ তিওয়ারিও আছে, বিদেশ বোস আছে বুলগেরিয়া পূর্ব। ওই যে বিবেক গুপ্ত সাংবাদিক শুধু না সংবাদপত্রের মালিক, আবার লেখেও, আবার কেউ বেশি কড়া লিখলে সেটাকে কেটেও দেয়। সায়ন্তিকা ইয়াং ফেস নয়, রাজ চক্রবর্তী ইয়াং ফেস নয়, দেবরাজ অদিতি মুন্সি ইয়াং ফেস নয়, লাভলি ইয়াং ফেস নয়, সায়ন্তিকা ইয়াং ফেস নয়, অল আর ইয়াং ফেস। হ্যাঁ শাওনি পাচ্ছে তো, শাওনি সোহম শাওনি মনে হয় দেখুন তো বিষ্ণুপুর বেহালা পূর্বে ফেমাস ক্যান্ডিডেট রত্না চ্যাটার্জি মহিলাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য এবং মহিলাদের হয়ে লড়াই করবার জন্য। ভাই সেটা একটু ঘুরে নিন, আমি তো বললাম 23-24 হবে, পুরো ভালো করে ঘুমিয়ে নিন। বললাম তো 50 জন, শিডিউল পূর্বশস্তর রিজার্ভ আমি দিয়েছি 79। রানাঘাট শঙ্কর সিং খর্দা পালিয়াটি নির্মল ঘোষ আর খর্দা কাজল সিনহা। কামারাটি মদন মিত্র ফেমাস তোমাদের বন্ধু। ডক্টর রত্না দেনা, মেটিয়া ঘোষ খালিলুর রহমান, ডমজুর কল্যাণ ঘোষ, পার্থ চ্যাটার্জি ওয়েস্ট আর ইস্ট রত্না চ্যাটার্জি, দেবব্রত শ্রীরামপুর সুদীপ্ত রায়, দিদি হুমায়ুন কবির কি কোথাও দাঁড়ালেন? শশী বাজার দিদি হুমায়ুন কবির কি কোথাও? হ্যাঁ হুমায়ুন কবির দেবরা জোড়াসাঁকো বলে দিলাম না, যাদবপুর দেবব্রত
এই ওর টাইটেলটা কি জানো? মজুমদার। মলয় যার নাম মলয়। শিলিগুড়ি ওমপ্রকাশ মিশ্র। বালুরঘাটে একজন ডাক্তার, বালুরঘাটে একজন লয়ার শেখর বাবু বলে থাকে। বহরমপুরে একটা নারুগোপাল আছে, বিধাননগর শিলিপ, সব ভালো ভালো দাঁড়িয়েছে। तो चुनाव को लेकर के टीएमसी की तरफ से 291 सीटों को लेकर के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई। आपको बता दें कि नंदीग्राम से चुनाव खुद ममता बनर्जी लड़ते हुए नजर आएंगी। वहीं आपको यह भी बता दें कि शिवपुर से क्रिकेटर मनोज तिवारी को मौका दिया गया है। बात अगर करें तो 50 महिला उम्मीदवारों को भी टिकट जो है वो टीएमसी की तरफ से दिया गया है। अगर 42 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा गया है, बात करें 79 पर एससी उम्मीदवारों को उतारा गया और साथ ही अगर बात करें 17 उम्मीदवारों को तो एसटी उम्मीदवारों को मौका दिया गया। और जिस तरह से 291 सीटों की बात ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से करी है, साथ ही आपको यह बता दें कि 3 सीटों को दार्जिलिंग को दी गई है, जहां पर जो अन्य नेता हैं, अन्य पार्टियां हैं, उन्हें इस बार मौका दिया जा रहा है। तो जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपने सीटों की घोषणा कर दी, साथ ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा ममता बनर्जी की तरफ से आज कर दी गई है। तो फिलहाल के लिए जिस तरह से इस बुलेटिन में इतना ही। ममता बनर्जी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। आगे तमाम जानकारी देखने के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ।